सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एंड आज से फिर हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं। रेलवे की जो PYQ सीरीज़ हम लोग की चल रही थी, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये आज रहने वाला है हम लोग का लेक्चर नंबर 14। 13 लेक्चर तक हम लोग कर चुके थे, 14 से अपन को करना है। राइट। गुड इवनिंग सभी को। एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। वॉइस नहीं आ रही होगी, भी चेक करो। ये जो PYQ सीरीज़ हम लोग की चल तो वॉइस वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। चलो तो स्टार्ट करें। हाँ, सभी को हैप्पी दिवाली एंड ऑल क्लियर। ओके ओके। सर का क्लास नोट वर्सेस बुक में क्या डिफरेंस है? एस्पिरेंट विशाल जी, मैं आपको बता दूं, कुछ डिफरेंस नहीं है। क्लास नोट्स ही हैं वो, एस एच मतलब वैसा बुक नहीं है जैसा आप आई थिंक इमेजिन कर पा रहे हैं। वो क्लास नोट्स की किताब है वो, ठीक है। क्लास नोट्स ही हैं वो, ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लोको पायलट लेट हो गए, ये भाई आम है, ठीक है। लेट अगर हम नहीं होंगे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लेट ना हो, टाइम पे आ जाएं, तो बहुत लोगों की ट्रेन छूट जाएगी, समझे क्यों? क्योंकि जिस तरह भारतीय ट्रेनों का सिस्टम रहता है कि लेट आती हैं तो आदमी अपने आप वो मान के चलता है 5-10 मिनट तो लेट होगी ही होगी। वैसे ही स्टूडेंट हमारी क्लास को मान के चलता है इतना तो सर लेट होंगे ही होंगे। अगर हम जल्दी कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस वजह से हम जल्दी नहीं करते हैं, समझे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। तबीयत कैसी है? ठीक है, वही गला वाला का ही थोड़ा सा है, सच ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14। हैप्पी दिवाली अगेन सभी को। द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो इज़ अ ट्रांसमीटर ऑफ। मादा जो एनोफिलीज मच्छर है वो किसका ट्रांसमीटर है? ट्रांसमीटर मतलब किस पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। इजी क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर भी चुके हैं। तो सॉरी, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो की जब हम बात करते हैं तो ये कैरी करता है जो मलेरिया का जो वेक्टर होता है। अब मलेरिया का जो वेक्टर मतलब जो पैथोजन होता है वो कौन होता है? वो एक प्रोटोजोआ होता है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है, जल्दी से बताएंगे? कौन सा प्रोटोजोआ होता है? किस दिन हम मलेरिया डे मनाते हैं? कौन से ट्री की छाल होती है जिसका यूज़ कर लें तो मलेरिया को ट्रीट किया जा सकता है? प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। इसमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जरा ये बता देंगे। डे की अगर बात करेंगे तो 25 अप्रैल को होता है। ट्री की अगर बात करेंगे तो सिंचोना होता है। सिंचोना जो ट्री होता है ये किस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ग्रो होता है, जरा ये बताइए। तो इससे जो दवाई बनती क्यूनाइन, उससे ट्रीट हो जाता है मलेरिया। अब अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम में जो होता है वो होता है आपका मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है जहाँ पर क्या होता है कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो प्रोटोजोआ ये प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है ये बहुत सारे राइजॉइड्स में क्या होता है खुद को मल्टीप्लाई करता है। देन ये आपकी जो सिजॉन्ट वॉल बोलते हैं इसको टूटती है और ये सारे प्लाज्मोडियम निकल आते हैं इससे। अमीबा हो गया, लेशमैनिया हो गया, इन सब में क्या होता है आपका होता है बाइनरी फिजन। लेशमैनिया की जरा कमेंट बताएंगे इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज़ होता है लेशमैनिया से, और ट्रिपैनोसोमा से कौन सा होता है? ट्रिपैनोसोमा से कौन सा होता है? डेंगू की अगर बात करें तो ये इसका कैरियर कौन है? तो ये फीमेल एडीज़ एजिप्टी है, फीमेल एडीज़ एजिप्टी। और ये किससे होता है, कौन सा प्रोटोजोआ होता है, जरा बताना। डेंगू का फॉरेस्ट होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है? ग्रेटर दैन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? मेनली तो पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, थोड़ा बहुत लक्षद्वीप में आपको देखने को ये मिलते हैं। जो अमेज़ॉन के जो रेन फॉरेस्ट हैं इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उनको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो यही करते हैं। डेंगू के लिए कोई प्रोटोजोआ नहीं होता है, डेंगू का वायरस होता है पैथोजन, तो कोई प्रोटोजोआ नहीं होता है। कॉलरा की अगर बात करें तो बैक्टीरिया होता है इसका, विब्रियो कॉलरे। टाइफाइड का भी बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? सैल्मोनेला टाइफाई होता है, जो खाने वाने में फूड पॉइजनिंग की वजह से हमारी बॉडी में आ जाता है, इंटेस्टाइन में छिप के बैठ जाता है। लेशमैनिया की बात करेंगे तो काला आज़ार हो जाएगी डिजीज़, जिसमें कि छोटे बच्चों का एक तो शरीर काला पड़ जाता है और स्प्लीन यानी पेट वो थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ट्रिपैनोसोमा, सोजा भैया, से ठीक है। कौन सी आपका होता है डिजीज़ इसमें? स्लीपिंग सिकनेस। और इसमें कौन कौन कैरियर होते हैं दोनों में, जरा कमेंट में आप बता देंगे। दोनों में यानी काला आज़ार में कौन कैरियर होता है, स्लीपिंग सिकनेस में कौन कैरियर होता है? इन विच स्टेट इज़ दी भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो जो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पर लोकेटेड है? केरल में है, पंजाब में है, बिहार में है या फिर कर्नाटक में है?
यस, अनुष्का सिंह ने बहुत सही ऐड किया है, एंड दैट इज़ इन्होंने ऐड किया है कि इसके लिए विडाल टेस्ट होता है टाइफॉइड के लिए। यस, ऐसे ही ऐड करते रहिए, मल्टीपल चीज़ें सोचते रहिए कितना। आप जैसे विडाल टेस्ट बोला तो आप दिमाग में लाइए एलिसा टेस्ट मैंने बताया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। एलिसा टेस्ट ये होता है आपका एड्स के लिए, ये होता है इम्यूनो लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एड्स के लिए होता है। एड्स किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, उसमें बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम वीक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है विडाल टेस्ट। यस, कैसे सोचें सर? ऐसे योगेश कुमार, ऐसे सोचने के लिए बिल्कुल पता होनी चाहिए पहले तो चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है। जितनी भी चीज़ें पता हैं आपको वो सारी आप रिकॉल करने की कोशिश करें। अब जैसे मैंने कि बोला एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आप सोचिए इससे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट अच्छा, और कौन से फॉरेस्ट होते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट। उनको क्या बोलते हैं? मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो। पेनिनसुला जो प्लेट्यू है उस वाले रीजन में पाए जाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं, ड्राई डेसिडुअस होते हैं। अभी मैंने उस पर रील भी डाली थी, आपने बीड़ी वाली रील देखी होगी। अब मैं खुद जानबूझ के मुझे लिमिट करना पड़ता है, नहीं तो फिर एक ही क्वेश्चन में हमारी 1 घंटा चला जाएगा अगर हम एक ही क्वेश्चन पे चाहें तो। लेकिन हमें आगे भी क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा लिमिट करके आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन आपको अगर आ रहा है दिमाग में तो आप वीडियो को पॉज करो, कोई वो नहीं, आप वीडियो पॉज करो और अपने दिमाग से चीज़ों को रिकॉल करो। वो जो आप ब्रेन बूस्टिंग करेंगे ना, या फिर मैं बोलूँ कि आप ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी करेंगे एकदम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बूस्टिंग बोलिए या फिर जो भी आप बोलिए, लेकिन इससे ये होता है कि आपकी सारी चीज़ें जो आपके एक सब कॉन्शियस में पड़ी हुई हैं वो एकदम सारी चीज़ें आने लगती हैं और आपको रिकॉल, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, ठीक है। तो लेशमैनिया बजाय कि आप सुने तो, लेकिन अपने आप से भी जब आप करेंगे एक्टिविटी तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। लेशमैनिया की बात करेंगे, काला आज़ार, इसमें होता है आपका कौन? इसमें होता है सैंड फ्लाई कैरियर होती हैं इसमें, और इसमें कौन होता है? से फ्लाइज कैरियर होती हैं। इज़ दैट क्लियर? ये टेंडुलीव वाली। वन शॉट नहीं हुआ क्या? फिर होता क्या ना, वन शॉट कराओ तो स्टूडेंट बोलते हैं PYQ कराओ, PYQ कराओ तो आप लोग बोलते हैं वन शॉट कराओ। मैं एक ही करवा सकता हूँ चीज़, है ना, एक टाइम पे। तो इन विच स्टेट इज़ दी भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? केरल में नहीं, पंजाब में नहीं, बिहार में, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक में और कौन कौन से नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे? तो ऐसे याद रखो कि आपका एक बंदियों का नगर है। कैसा है? बंदियों का, ठीक है, बंदियों का नगर है। अब बंदी से जो भी आप रिकॉल करना चाहें, रिलेट करना चाहें, बंदियों का एक नगर है। और एक तो देखो, बंदी से हो जाएगा आपका बांदीपुर, ठीक है। नागर से हो जाएगा नागरहोल, ठीक है। और बनरघट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बंदी नगर में क्या है? कूड़े का एक अंश भी बैन है। कूड़े से हो जाएगा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंश से हो जाएगा अंशी नेशनल पार्क, ठीक है। तो कूड़े का एक अंश भी बैन है, बैन से हो जाएगा बनरघट्टा, ठीक है। बैन से हो जाएगा बनरघट्टा। तो बंदी नगर में कूड़े का एक अंश भी क्या है? बैन है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे हम लोग। तो अंशी नेशनल पार्क हो गया, कुद्रेमुख हो गया, नागरहोल हो गया, बांदीपुर हो गया, बनरघट्टा हो गया, ठीक है। और ये रहा हमारा भद्रा टाइगर रिजर्व है ये। तो बस इतना ही याद करने, सारे जो लिखे हुए सारे में याद नहीं करने होते हैं। अच्छा, कुछ आप बताइएगा कि कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है विद द मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, यानी कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय आपके उद्यान है वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है सबसे ज़्यादा। एंड आपको बताना है कि दुधवा कहाँ पर है, कौन सा। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो कर्नाटक के हमारे नेशनल पार्क है जैसे बांदीपुर और नागरहोल, ये फेमस हैं। जो एक आपका बाइसन होता है, इंडियन बाइसन, एक भैंसा एक तरह का होता है, उसके लिए काफ़ी फेमस है ये, ठीक है। इसी तरह जरा बताइए, वन हॉर्न राइनो के लिए कौन फेमस है? वन हॉर्न राइनो यानी कि जो एक सींग वाला गैंडा है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एशियाटिक लायन कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। हंगुल कहाँ देखने को मिलेगा? संगाई डियर कहाँ देखने को मिलेगा? यानी कि कहाँ की एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ का मतलब होता है कि ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इनका घर कहाँ पे है, इनका गढ़ कहाँ पे है। तो मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। दुधवा की बात करेंगे तो यूपी में है, बॉर्डर में है नेपाल के साथ। वन हॉर्न राइनो की अगर बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। एशियाटिक लायन आपको देखने को मिलेगा गिर नेशनल पार्क में। हंगुल देखने को मिलेगा दाची गाम में। आपको पता है दाची गाम, किश्तवाड़, ये दो नेशनल पार्क कहाँ पे हैं?
जम्मू कश्मीर में दाची गाम और किश्तवाड़ और सलीम अली। तो सलीम ने 2 ग्राम किशमिश दी, ऐसे याद कर लो। सलीम अली 2 ग्राम से दाची गाम और किशमिश से किश्तवाड़। संगाई डियर जो देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कैबुल लैमजाओ में, ठीक है। कैबुल लैमजाओ जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर में है, और ये जो नेशनल पार्क है कैबुल लैमजाओ, ये इंडिया का फ्लोटिंग, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, क्योंकि यहाँ पे एक फुमडिस करके ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, फुमडिस। ये तैरता हुआ मतलब तैरता हुआ होता है, घास वास लगी होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पे आपको संगाई डियर देखने को मिलेगा जो मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। और इसी के नीचे मणिपुर के कौन सा राज्य है, मिजोरम। उसको किस नाम से जानते हैं बताइए जल्दी से। मिजोरम को हम किस और नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। द नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उसमें कितनी हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। यस सही है प्रियंका, जेना, जोया, आशु, इन्फिनिटी, स्वाति, यस सही ऐड किया है। दैट इज़ लोकटक लेक। यहाँ पर आपको लोकटक लेक भी देखने को मिलेगा। यस सर मेरा टेक्नीशियन गेट 3 का एग्ज़ाम है, ये सफिशिएंट है। आप करते रहिए, ठीक है। सफिशिएंट में मत जाइए। यस मणिपुर को भी किसी ने आंसर दिया नहीं है एक्चुअल में इसको। हाँ शर्मा जी ने सही आंसर दिया, परी चौहान ने सही आंसर दिया है। मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में शामिल एपिग्राम, बिल्कुल सही बात है। इसको हम जानते हैं मोलासिस बेसिन के नाम से, जो मिज़ोरम है उसको मोलासिस बेसिन बोलते हैं। नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी होती है एडल्ट में? देखिए जब एक बच्चा का जन्म होता है चाइल्ड का, तो 300 बोन्स होती हैं, लेकिन वो जो बोन्स होती हैं इतनी सॉफ्ट होती हैं, धीरे धीरे वो फ्यूज़ यानी कि एक दूसरे में जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, बचती हैं फाइनल में जाके 206। फिर अगर इससे आप बात कर लें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, सबसे वीकेस्ट कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, एंड सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी होती है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोथ आर दी सेम, एंड दैट इज हमारी जांग की हड्डी, थाई बोन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फीमर, FEMUR, ये हमारे थाई में प्रेजेंट होती है। वीकेस्ट की बात करेंगे तो ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन कहाँ मिलती है, कोई बताएगा, गेस करेगा? नाम से ही समझ में आता है। शॉर्टेस्ट की अगर बात करेंगे तो स्टेपीज़ है। हमारा जो कान होता है उसमें 3 हड्डियाँ होती हैं मेनली, मैलियस, इनकस और स्टेपीज़। कौन कौन सी 3 हड्डियाँ होती हैं? मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज़। तो जिसमें से स्टेपीज़ है इट इज़ द शॉर्टेस्ट। कॉलर बोन देखने को मिलती है, जो हमारा ये कॉलर होता है ना, अरे जैसे ये हमारा मुंह होता है, ठीक है, ये गला होता है, तो गले से जस्ट नीचे इस तरह से जो हड्डी देखने को मिलती है यहाँ पे, इसको कॉलर बोन बोलते हैं। इट इज़ दी वीकेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट है फीमर, ठीक है। कहीं कहीं पे जॉ बोन भी दिया रहता है, बट फीमर आंसर सही होगा यहाँ पे। 206 हड्डियाँ होती हैं। अच्छा बोन जो होता है क्या होता है? एक तरह का टिश्यू होता है, एक तरह का ऊतक होता है। टिश्यू क्या होता है? जो बहुत तरह की एक कॉमन तरह की सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं जरा ये बताइए। तो टिश्यू कई तरह के होते हैं, उनमें से एक टाइप का टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि हिंदी में बोलें तो संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये कई तरह का होता है, जैसे कि फ्लूइड भी होता है और सॉलिड भी होता है। डिपेंड करता है कि उसका मैट्रिक्स कैसा है। जैसे फ्लूइड की जब हम बात करते हैं तो इसमें ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। सॉलिड की जब बात करते हैं तो बोन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, लिगामेंट आ जाता है, टेंडन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये जानते होंगे कि आपसे सवाल पूछा जाता है कि लिगामेंट किसको किससे जोड़ता है, टेंडन किसको किससे जोड़ता है, बताइए जल्दी से, किसको किससे जोड़ता है लिगामेंट और टेंडन? तो जो बोन होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। लिगामेंट MTB ऐसे याद कर लेते हैं। तो ये M क्या है? मसल है, ठीक है। B क्या है? बोन है। तो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है कौन? टेंडन। और यहाँ पर लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करेगा? बोन को बोन से, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करने का काम करेगा लिगामेंट। क्लियर है? बोन को बोन से लिगामेंट, मसल को बोन से करेगा टेंडन। और बाकी तो ब्लड के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। आगे बढ़ते हैं। स्नायु और कंडरा इनको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कमेंट में, जो लिम्फ होता है इसका क्या कलर होता है? लिम्फ का कलर क्या होता है? डैश इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, यानी कि जिसको कि बायोस्फीयर रिजर्व बनने का मौका मिला था? समझ रहे हैं आप? बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर पता है आप लोगों को? क्या अंतर होता है? जिसे सुंदरता की हड्डी बोला जाता है। नीरज कुमार बिल्कुल सही है। गुरुजी जय श्री राम, जय श्री राम भाई। जिम कॉर्बेट 1936,
नो 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 नो, गलत 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 गलत। जिम कॉर्बेट जो लिख रहे हैं सब गलत हो। वाह, दिल खुश कर दिया यार तुम लोगों ने तो, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था। बड़ा अच्छा लगता है मतलब तुम गलत आंसर आंसर सतपुरा होगा। ठीक है, पहला रिजर्व फॉरेस्ट की बात हो रही है। पहले ऐसा नहीं बस पहला फॉरेस्ट नेशनल पार्क सीधे जिम कॉर्बेट मार दिया। इट इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन 1936। सतपुरा एज अ बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981, 1981 में। बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, रिजर्व होता है बड़ा, बायोस्फीयर रिजर्व होता है बड़ा, जिसमें 3 जोन होते हैं। कोर जोन होता है, इसको कोर बोलते हैं। देन बफर जोन होता है, ये कोर जोन हो गया, ये बफर जोन हो गया, और ये ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, ट्रांजिशन जोन में अलाउड होती, सॉरी बफर जोन में अलाउड होती टूरिज्म भी, रिसर्च भी, ये सब, और ट्रांजिशन जोन में आपका ह्यूमन सेटलमेंट यानी लोग रह सकते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर होता है? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसमें सिर्फ जानवरों के लिए होता है। नेशनल पार्क जो होता है ये जानवर और उसको क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे, उन सब के लिए होता है। फ्लोरा और फौना, ये आपको पता है ना, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है जानवर। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, 1936 में स्टैब्लिश हुआ था जिम कॉर्बेट जी के नाम पे, जो मतलब हंटर टाइप थे ये। ठीक है, और इनकी बात करें इस नेशनल पार्क की, तो यहीं पर ही क्या लॉन्च किया गया था सबसे पहले? प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर लॉन्च किया गया था 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जरा बताएंगे कमेंट में कौन सा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, कहाँ पर लोकेटेड है ये? अगर हम चर्चा करें तो सतपुरा तो आपको पता है, सतपुरा आपका एक हमारी वो भी है क्या, माउंटेन रेंज है। सतपुरा जरा कमेंट में बताएंगे किस तरह की माउंटेन रेंज है, ये आपकी फोल्ड है या फिर ब्लॉक है? प्रोजेक्ट टाइगर सबका सही। खुद चिराग बन के जलो वक्त के अंधेरे में, मांगी हुई रोशनी से कभी उजाले नहीं आते। अच्छा क्या बात कही है। सतपुरा की नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये एक तरह का आपका ब्लॉक माउंटेन है, यानी कि भ्रंश पर्वत है। आपको पता है कि ये है विंध्या, ये सतपुरा, दोनों ब्लॉक माउंटेन। इनके बीच में कौन सी रिवर फ्लो होती है? रिफ्ट वैली में जो फ्लो होती है। रणथंभौर, आर से रणथंभौर, आर से राजस्थान। राजस्थान में और कौन कौन से देखने को मिलेंगे? राज कौन करता है? सर इसके, सर जिसके सर में ताज होता है, तो सर इसका नेशनल पार्क होगा रणथंभौर में, सॉरी राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क होगा राजस्थान में, तो ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड ये होगा, उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, ये सब आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। ठीक, और ये आपकी नर्मदा रिवर फ्लो होती है, जिसके बैंक्स पे जबलपुर सिटी लोकेटेड है। निकलती कहाँ से? अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, और तवा इसकी एक ट्रिब्यूटरी का नाम है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करेंगे तो 1992 में इसको लॉन्च किया गया था। विच स्टेट इन द USA वॉज वंस रशियन लैंड? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य कभी रूसी भूमि हुआ करता था? कैलिफोर्निया, अलास्का, हवाई या फिर नवादा? हवाई की बात करेंगे ना तो इतना बड़ा कोई लैंड नहीं है ये, जैसे कि तुम्हारा यहाँ देखो, ये दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन में नीचे हवाई देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे से आइलैंड है पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में। ये जो ऐसी स्ट्रेट लाइन सी दिख रही है ना आपको, ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से जो पूरा रीजन है ये अलास्का बोलते हैं इसको। ये पहले रशिया के पास हुआ करता था, लेकिन रशिया से खरीद लिया USA ने इसको सन 1867 में, 1867 में। कितने रुपए में? $7.2 मिलियन में, उस समय की जो धनराशि थी, खरीद लिया। और आज भी रशिया उस बात को रिग्रेट करता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही अच्छा फुटहोल्ड बना के रखा है जो एशिया पैसिफिक वाला रीजन है उसमें USA ने। खैर चुक्षी सी यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट दिख रही है बेरिंग स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट क्या होती है? एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जलडमरू मध्य है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ऊपर यहाँ पर आर्कटिक ओशन है और नीचे यहाँ पर है पैसिफिक ओशन, जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं। अब ये जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, क्योंकि डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच, वो यहाँ पर लोकेटेड है। और हमें ट्रिक पता होना चाहिए पैसा करके। पैसा का मतलब क्या होता है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनका एरिया है, सबसे बड़ा पैसिफिक, सबसे छोटा आर्कटिक। अटलांटिक जो है ये एस शेप का होता है, इसमें एक बॉर्डरलेस सी देखने को मिलता है, उसका नाम क्या जरा कमेंट में बताएंगे। तो उत्तर हो जाएगा अलास्का। हवाई की बात करेंगे, ये भी एक वॉल्केनिक आइलैंड है, ये वॉल्केनिक आइलैंड है जो कि आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। एक तरह का ये शील्ड वोल्केनो है। कैसा वोल्केनो? शील्ड वोल्केनो, जिससे कि बहुत गाढ़ा लावा नहीं निकलता है।
ठीक है। और यहाँ पर जो बॉर्डरलेस सी देखने को मिलता है दैट इज सरगैसो सी, जो अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन में ही एक बहुत बड़ी सी माउंटेन रेंज टाइप देखने को मिलती है समुद्र के अंदर, जिसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, उसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन मिड ओशनिक रिज, ठीक है। वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है। आप सुनते होंगे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन है, बताइए जल्दी से। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है पूरे वर्ल्ड की? तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पूरे वर्ल्ड की है एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में। सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सी है जरा बताना, सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? तो ये एंडीज है जो कहाँ है, साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट एकोनकागुआ भी स्थित है अर्जेंटीना में। सेकेंड लॉन्गेस्ट, अब काफ़ी लोग हिमालय लिख रहे हैं, हिमालय नहीं है, रॉकीज़ है, जो कि अगेन यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय की तरह। हिमालय थर्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। रॉकीज़ कहाँ है? रॉकीज़ ये जो आपका अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, इसके वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ही नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट मैककिनले या फिर देनाली स्थित है। माउंट मैककिनले बोलते हैं इसको, या फिर माउंट देनाली के नाम से जानते हैं, जो रॉकीज़ का सबसे, रॉकीज़ में हाईएस्ट पीक और नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। तो ये एंडीज से भी लंबी है, मिड अटलांटिक रिज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, इन विच स्टेट डिड इंडियाज वाइट रेवोल्यूशन हैव इट्स ओरिजिन? भारत की जो श्वेत क्रांति है वो कहाँ पर शुरू हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। सर आपने बताया था मैंगनीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है, लेकिन क्वेश्चन करवाते वक्त 2020 ईयर बुक वाले में एमपी बताया, क्यों? कब बताया हमने मैंगनीज में? मैंगनीज कब बताया हमने उड़ीसा ज़्यादा है मेज़ी बॉय? अभी तो हमने परसों ही तो लेक्चर लिया है, और जितना मेरा होशो हवास है मैं पूरी तरह से रिकॉल कर सकता हूँ कि मैंने लिखवाया है मैंगनीज। और कहिए तो मैं आपको लास्ट में क्लास के दिखा भी दूंगा, ठीक है। अगर आप क्लास लिए हैं परसों वाली तो मैंगनीज में एम से मैंगनीज, एम से एमपी लिखवाए हैं। ज़रा फिर से ध्यान से उसको देखिएगा, नोट्स में देखिएगा और वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। 100% मैंने उसमें एक ही फैक्ट ही बताया मैंने मैंगनीज पे, वो है एमपी, ठीक है। क्लियर है? हाँ, बॉक्साइट में मैंने उड़ीसा बताया है, बॉक्साइट मैंने उड़ीसा बताया जो एल्यूमिनियम की ओर होती है। और वहाँ पे मैंने बताया था आपको कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, वो फेमस है यहाँ पे उसके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। गुरुजी ऑपरेशन फ्लड 1970, हाँ बिल्कुल सही, भी करवाते हैं। वो एक्चुअल में आ गया था कमेंट, इसलिए रिप्लाई देना पड़ा था। तो ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था, 1970 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। किससे एसोसिएटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। जो अमूल कंपनी है वो इसी वाइट रेवोल्यूशन की देन है। इसका फादर किसको बोलते हैं हम लोग? तो इसका पिता बोलते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है द मैन, लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं लिख चुका हूँ जितना मुझे याद है, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, है ना। तो आपको बताना है ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, ग्रे रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, ब्लैक किससे एसोसिएटेड है, येलो किससे एसोसिएटेड है, एंड ग्रीन किससे एसोसिएटेड है, गोल्डन किससे एसोसिएटेड है, और बस इतना ही बता दीजिए। तो यहाँ पर ब्लू, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो कौन एसोसिएटेड है ब्लू रेवोल्यूशन से? तो ब्लू से आपका फिशरीज, यानी कि जो आपका मत्स्य पालन होता है, और इसको मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिसी लिख क्यों नहीं रहा यार, ठीक है। तो ये ब्लू से आपका फिशरीज एसोसिएटेड है, और इसको क्या बोलते हैं? पिसी कल्चर बोलते हैं। याद आ रहा है? एपी कल्चर किसको बोलते हैं? एपी कल्चर। ग्रे फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र होते हैं उर्वरक वो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो फर्टिलाइज़र होते हैं हमारे उनमें मेन क्या होता है? NPK। सॉइल जो होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट देती है, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, और जो बाकी इसके अलावा कुछ भी लिख दे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा सप्लाइड बाय दी सॉइल। इज दैट क्लियर? ब्लैक आपका पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंट साइट बता दीजिए इंडिया में जहां पर एक्सट्रैक्ट होता है पेट्रोलियम की, और नेचुरल गैस की भी। येलो की अगर बात करेंगे तो ऑयल सीड, तिलहन उत्पादन। अब फादर अगर आपसे पूछ लेगा तो इसके ब्लू रेवोल्यूशन के तो हीरालाल चौधरी हो जाएंगे, हीरालाल चौधरी, पूरा नहीं लिख रहा हूं। और येलो की अगर बात करेंगे तो सैम पित्रोडा। ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हैं, ये आपका
सीरियल जो होता है हमारा अनाज, ठीक है, जो ग्रेन प्रोडक्शन हो गया, सीरियल यानी कि मेनली जो गेहूं और चावल, वीट और जो राइस प्रोडक्शन। और ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है। आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सारे फैक्ट आपको बता रखे हैं या नहीं बता रखे हैं, तो उसी हिसाब से मैं फिर अभी बताऊँ या फिर आगे बताऊँ। एक बार मुझे इस चीज़ को कन्फर्म कर देंगे कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग, ठीक है। और एक सेकेंड, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन अगर बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर और हनी, क्या है, हॉर्टिकल्चर और हनी से एसोसिएटेड है। और एपीकल्चर जो होता है हमारा किससे एसोसिएटेड है, ये आपका जो मधुमक्खी पालन है उससे एसोसिएटेड है। यहाँ पर अगर बात करेंगे एम एस स्वामीनाथन, यस यस नो, यस और नो दो आंसर कैसे हो सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। यस सर बताया, अच्छा बताया, ठीक ठीक। शर्मा जी नहीं सर, मतलब कैसे लिख सकते हो, कुछ लोग लिख रहे हो यस, कुछ लोग लिख रहे हो नो, या तो करवाया होगा तो नहीं करवाया होगा। सर नया टैब लिए हैं उसी से ही क्लास ले रहे हैं। चलो नहीं सर, चलो मैं करवा दूंगा, कोई नहीं, ठीक है, फिर से करवा दूंगा। सैम पित्रोडा क्या पूछा था, इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम। देखो इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम एक तो मुंबई हाई है, मुंबई हाई है, यहाँ बसीन है, मुंबई हाई और बसीन है। फिर यहाँ पे आ जाओ असम में, असम में है दिग्बोई, ठीक है, नहर कटिया, मुरान हुगरी जन, मुरान हुगरी जन, ये तीन ध्यान रखना। टाटीपाका यहाँ है आंध्रा में, टाटीपाका कहाँ है, आंध्रा में, ठीक। और रत्नागिरी ऑयल फील्ड महाराष्ट्र में, रत्नागिरी ये ऑन शोर है। और ये मुंबई है, ये ऑफ शोर है, मतलब समुद्र के नीचे से तेल निकाला जाता है। और ऑन शोर का मतलब होता है जहाँ ज़मीन के नीचे से। तो रत्नागिरी टाटीपाका आंध्र प्रदेश में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, दिग्बोई सबसे पुरानी है, इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड, एशिया की, ना वर्ल्ड की नहीं एशिया की। डिगबोई, नहर कटिया, मुरान हुगरीजन कहाँ पे हैं, असम में। व्हाट इज़ दी और फादर, चलो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम आगे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में बड़ा टॉपिक है यार। व्हाट इज़ दी मोस्ट लाइकली टू कॉज फूड पॉइजनिंग, खाद्य जो विषाक्तता होने की सबसे अधिक संभावना क्या है। ईटिंग फूड स्पॉइल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईटिंग होम कुक्ड फूड, ईटिंग फ्रोजन फूड, ईटिंग फूड विद प्रिजर्वेटिव्स। तो फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से हो सकती है, तो फूड पॉइजनिंग फूड स्पॉइल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भैया घर का खाना खाओगे तो फूड पॉइजनिंग थोड़ी ना होगी, फ्रोजन फूड खाओगे तो भी नहीं होगी, मतलब ऐसा सच कुछ की हो ही जाएगी। ईटिंग फूड विद प्रिजर्वेटिव्स, तो प्रिजर्वेटिव पहले से ही डाल के रखे गए इसीलिए, सो दैट कि फूड जो है वो रैंसिड ना हो। अब रैंसिडिटी जरा तुम कमेंट बताओगे किस तरह की रिएक्शन है, अभिक्रिया है। प्रिजर्वेटिव्स किस तरह के यूज़ किए जाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, जैसे कि जो हमारा जैम टोमेटो सॉस उसमें सोडियम बेंजोएट यूज़ किया जाता है। जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड उसको भी एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, जिसको कि हम विनेगर में डालते हैं। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर, ठीक। रैंसिडिटी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसी कारण के वश हम चिप्स पैकेट में ऑक्सीजन गैस नहीं नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भरी तो फैट के साथ रिएक्शन, वो फैट जो है ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और गंदा स्मेल करेगा, ख़राब हो जाएगा खाना, चिप्स जो भी है आपका। तो रैंसिडिटी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। प्लस एक और मैंने बताया था कोरोजन, जो जंग वंग लगती है ना, वो भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और जो आयरन में, लोहे में जो जंग लगती है उसको रस्टिंग बोलते हैं, जो आयरन में कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। और आपकी रेड कलर की होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की। और कॉपर में किस कलर की होती है और किस चीज़ की होती है वो। एट विच सिख गुरुज इन्विटेशन डिड सूफी संत हजरत मियाँ मीर ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब इन अमृतसर। तो किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो कॉपर की बात करेंगे, कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ती है। अच्छा, चांदी का सिक्का आप में से काफ़ी लोग धनतेरस पे लाए होंगे, है ना, सिल्वर। तो ज़रा बता दो कि सिल्वर में किस कलर की कोटिंग चढ़ती है और गोल्ड में किस कलर तक की कोटिंग चढ़ जाती है अगर हम उसको एक्सपोज कर दें तो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं गोल्डन टेम्पल की, पहले ये गोल्डन नहीं था, इसको गोल्डन बनवाने का काम किया था किसने, जो हमारे महाराजा रंजीत सिंह थे, जो कि सुकरचर्या मिस्र से बिलोंग करते थे उन्होंने। लेकिन बनवाया किसने था इस पर सबसे पहले, जो आपका हरमिंदर शाह साहिब है अमृतसर में, गुरु अर्जन देव ने, उन्होंने ही इन्वाइट किया था सूफी संत हजरत मियाँ मीर को इसका फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए। 5th सिख गुरु थे। इनकी हत्या किसने करवाई थी, जहांगीर ने करवाई थी। क्यों करवाई थी, क्योंकि जो खुसरो इसका बेटा था जहांगीर का, ठीक है, तो उसने जो है विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ।
ठीक है, तो उसको शरण दे दी थी इन्होंने, किसने? गुरु अर्जन देव ने, फिफ्थ सिख गुरु ने। इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल करना स्टार्ट किया था, गुरु ग्रंथ साहिब को। अच्छा, औरंगजेब ने किसको मरवाया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, जो 9th सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर, इनको मरवाया था, एग्जीक्यूटेड बाई औरंगजेब, परसिक्यूटेड बाई औरंगजेब। ये चीज़ ध्यान रखना है। गुरु हरगोविंद सिंह जी जो 6th सिख गुरु थे, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी थी। एंड ये चीज़ ध्यान रखना है, जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, चल जाओ भैया, ठीक है, जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, इन्होंने क्या किया था? एक वॉरियर क्लास खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और इसी के फॉर्मेशन को ही, खालसा पंथ का जो फॉर्मेशन है, इसी को ही एज अ बैसाखी सेलिब्रेट करती है जो सिख कम्युनिटी है वो, ठीक है। और बैसाखी को ही कौन सा एक इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट हुआ था हमारी हिस्ट्री में, बताइए? विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? खालसा पंथ से ही है। यस। भाई लड़ो नहीं, क्या सब चल रहा है कमेंट में? 1699 खालसा पंथ इन्फिनिटी सही है। एंड समय रहना ही परमार्थ। अच्छा चलो, तो अगर हम बात करें विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, अब आर्टरी होती क्या है? तो पूरा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ये पार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? परिसंचरण तंत्र क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। और आर्टरी वो काम करता है, ये क्या करता है? हार्ट से ले जाता है किस तरह के ब्लड को? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है और पहुंचाता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे मेरे हाथ में, पैर में, सिर में, हर जगह खून जा रहा है, तो वो कौन सप्लाई कर रहा है? ये आर्टरी है। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है, जिसको हम लब डब बोलते हैं। लब मतलब जब वो पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबता है। जब रिलैक्स करता है तो उसको हम डब साउंड आता है। जब दबता है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, जब रिलैक्स होता है तो लो ब्लड प्रेशर। हाई बीपी और लो बीपी के मानक क्या होते हैं जरा बताइए? ये तो हार्ट का काम होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को सप्लाई करना। क्यों करना? क्योंकि वो हर एक सेल तक इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है और हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है, उसको एनर्जी बनानी है। तो एनर्जी नहीं बन पाएगी अगर खून नहीं जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन कैसे जाता है? खून से जाता है। क्यों जा पाता है? क्योंकि ऑक्सीजन, खून में हीमोग्लोबिन होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, ब्लड होता है और लिम्फ होता है। लिम्फ मैंने पूछा था किस कलर का होता है, तो लिम्फ का रेड कलर नहीं होता है आरबीसी, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होती। ब्लड का रेड कलर होता है क्योंकि उसमें आरबीसी होती है, रेड कलर होता है। और रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीम नाम का कंपाउंड होता है और उसमें आयरन आपका मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, जिसकी वजह से वो रेड होता है। तो ये क्या करता है? हार्ट जो है पंप करता है आर्टरी के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या करते हैं? ये हार्ट को फिर से खून भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसमें जब उन्होंने यूज़ कर लिया वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है इसमें CO2 भरी हुई है। तो जब ये हार्ट को देंगे तो ये किसके थ्रू देंगे? आर्टरी के थ्रू नहीं देंगे, ये अब वेन के थ्रू, शिरा के थ्रू देंगे। आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन युक्त ब्लड जा रहा है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड वेन के थ्रू आ रहा है। क्या समझे? सबसे बड़ी आर्टरी इसमें अरोटा होती है। देखिए होता ये है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से यहाँ से आ जाएगा, इसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। नीचे वाली से आ जाएगा इन्फीरियर वेना कावा से, जो कि सबसे बड़ी वेन होती है, लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी शिरा यही होती है। जब आ जाएगा ना तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाले को ऑरिकल, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। अब आपके लिए तो ये लेफ्ट है, लेकिन हार्ट के लिए राइट है ये। तो राइट ऑरिकल यानी कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां विलय और बायां विलय, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन ब्लू नहीं होता, डार्क रेड होता है वो, तो यहाँ से आता है। सबसे पहले ये यहाँ पे स्टोर होता है राइट ऑरिकल में। ये मत समझना कि ऊपर से आएगा राइट ऑरिकल में, नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में, ना,
नीचे से भी आएगा ऊपर से भी आएगा, दोनों यहीं गिरेगा। वो 3D फिगर तो है नहीं, ये 2D फिगर है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे से ब्लड आ रहा है ऊपर से और यहाँ से आ रहा है। कहाँ जा रहा है? इस वाले स्लॉट में जा रहा है कि नहीं? पहले वाला, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। जब ये आ जाएगा तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल दिख रही है आपको, ये ट्राइकस्पिड वॉल ये खुल जाएगी, खुल के ये भर जाएगा पूरा राइट वेंट्रिकल में। फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एकदम से ही जाएगा कहाँ पे? लंग के पास जाएगा, फेफड़ों के पास। फेफड़े इसमें ऑक्सीजन डालते हैं, जैसे हमने ब्रीथ किया अभी, करो सभी लोग, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ऑक्सीजन गई। अब ये ऑक्सीजन जो है लंग्स लोग डाल देंगे जल्दी से। लंग्स में एक एल्वेलाई होते हैं जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब यहाँ से क्या होता है? ऑक्सीजन डल गया ब्लड में। अब ब्लड क्या है? डल गया ना, तो ये क्या करते हैं? ये एक पर्टिकुलर, इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं इसको। फुफ्फुसीय धमनी ने क्या किया? हार्ट से लंग की तरफ ले गया। अब क्या होगा? जो आपका पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में डाल देगा। भैया लंग ने क्या किया? उस डीऑक्सीजन ब्लड से CO2 लेके जब हम उसमें O2 डाल दिया और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में सप्लाई कर दिया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरेगा जब ये हमारे मिट्रल वॉल्व खुलेंगे, और फिर उसके बाद ये ऑर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है, भल्ल से हर जगह जो है खून जो है फेंक दिया जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। समझे? पूरा प्रोसेस कैसा होता है। अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है डाउट आया हो, ये अगर पता होगा तो नहीं आया होगा, एंड दैट इज़ कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक तरह की आर्टरी है, ये एक तरह की आर्टरी है। ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम हार्ट टू लंग, यस। और जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है आपकी, फुफ्फुसी जो शिरा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। बिल्कुल ये बात सही है। ध्यान रखिएगा, आर्टरी जो होती है, जो धमनी होती है, वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को कैरी करती है। वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन अगर आर्टरी और वेन के आगे अगर पल्मोनरी शब्द लग जाएगा तो वो अपवाद हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। यानी ये पल्मोनरी जो आर्टरी है वो सप्लाई करेगी कैसा? ये सप्लाई करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगी। इज दैट क्लियर? और ये कहाँ से कहाँ कैरी करेगी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? फ्रॉम हार्ट टू लंग, और ये फ्रॉम लंग टू हार्ट। यानी अगर पल्मोनरी शब्द लग जाए तो मतलब लंग का लेना देना है उसका हार्ट से। हाई बीपी जब हम बोलते हैं 120 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए, लो बोलते हैं जब 80 mm ऑफ Hg से कम हो जाए। किससे मेजर करते हैं इसको? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप काफ़ी लोग मार देते हैं, स्टेथोस्कोप हार्ट बीट के लिए होता है, ये होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ें। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वैसे पहले। सर 3.0 पे आपने डिस्काउंट क्यों नहीं दिया? प्लीज़ कुछ तो डिस्काउंट दे दो प्लीज़। ऐसे सीजल 2000 अविनाश जी है क्या ना? देखिए ये सब मेरे हाथ में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि देखो अभी ये मैं 1200 फीस होती बैच की, फिर मैं बोलता डिस्काउंट होके 999 हो गई, खुश हो जाते आप। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सर वो पहले से डिस्काउंटेड है, दिवाली के बाद बढ़ जाएगी, तो आपको बात समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो 1932, और वैसे आपको प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम फ्री में करता हूँ यूट्यूब लेक्चर, जो बैच के लेक्चर्स होते हैं, शायद ही कोई करता हो, लेकिन मैं इसीलिए करता हूँ कि आप बैच नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। कहाँ पे? यरवदा जेल जो थी पूना में। ये जो यरवदा जेल हुई थी हमारी पूना में। अब हुआ क्यों था ये? क्योंकि एक मैकडोनल्ड, रैमसे मैकडोनल्ड था ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, तो उसने क्या किया था, उसने सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट दलित को दे दिए थे, यानी कि जो हमारे डिप्रेस क्लासेस थे उनको सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट दिए। ये मत सोचना कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन की प्रणाली सबसे पहली बार आई ना। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था मिंटो ने। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सुना होगा आपने, इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मॉर्ले सेक्रेटरी था, मिंटो वॉइसरॉय था, उसने सबसे पहले मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। अब 1919 में मॉन्टेग्यू चेलफोर्ड रिफॉर्म आया था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बोलते हैं। तो उसने क्या किया था, उसने और इसको एक्सटेंड कर दिया था। डिप्रेस क्लासेस के लिए मैकडोनल्ड अवार्ड अनाउंस किया गया था 1932 में, क्योंकि इससे पहले 1930, 31 और 32 इन 3 सालों में हुई थी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में। अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था और ये मांग रखी थी कि डिप्रेस्ड क्लासेस को ये देनी चाहिए, दिया।
लेकिन गांधी जी इसके विरोध में उतर गए, जेल में बंद थे, वो यरवदा जेल पूना में। तो उन्होंने इसके खिलाफ फास्ट एंड टू डेथ में चले गए कि भाई इसको वापस लो। तो फिर अम्बेडकर जी और उनके बीच में साइन हुआ था कि ठीक है इसको वापस ले लेंगे, लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं वो बढ़ाई जाएंगी। ये हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये बताओ कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का नेतृत्व किया था गांधी जी ने, एंड इट वाज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी या कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। When was Indian National Committee for Space Research formed? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? 65, 62, 62, 63 या फिर 61 में किया गया था। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है इनकोस्पार। इनकोस्पार मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। 1962 जिस साल चाइना के साथ, ये थिंक मैं करवा भी चुका हूँ, जितना मुझे रिकॉल आ रहा है कि मैंने करवा भी रखा है इस क्वेश्चन को आपको पहले, कि 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था। ऐसे याद कर लो, 1962 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है किसकी? अंडमान निकोबार की, है ना। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। इस समय जरा बताइए कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा होगा? तो 1931 जो दूसरी वाली थी उसमें कांग्रेस का नेतृत्व किया था गांधी जी ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? इसको किसने एस्टैब्लिश किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने। विक्रम साराभाई जी ने इसको किया था, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इनको फादर ऑफ स्पेस रिसर्च के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ जरा बताओ, फादर किसका पूछ लें? अच्छा, फादर ऑफ जो हमारे न्यूक्लियर पावर, जो फादर ऑफ जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वो उसको किसको बोलते हैं? ये तो फादर ऑफ स्पेस रिसर्च है हमारे विक्रम साराभाई जी। इन्हीं के नाम पे ही जो हमारा चंद्रयान का लैंडर है विक्रम, उसका नाम रखा गया है। रोवर का नाम क्या है चंद्रयान का? प्रज्ञान, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 23 अगस्त को हम मनाते हैं नेशनल स्पेस डे। क्यों? क्योंकि उसी दिन लैंडर लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग करी थी इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द मून, फार साइड ऑफ द मून जिसको बोलते हैं। Who among the following helped the Britishers during the संथाल rebellion and the 1857 revolt? किसने हेल्प किया था ब्रिटिशर्स को 1857 के विद्रोह में और जो संथाल रेबेलियन हुआ था, जिसको संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं? सर क्वेश्चन 3rd 5 ईयर प्लान चल रहा था क्या? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ईटिंग स्प्लिट फूड एक्सप्लॉइट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यस, क्या क्वेश्चन पूछा था? सर गुस्सा नहीं होना प्लीज़, आप रेलवे एलपी के लिए करंट अफेयर करवा दो सर। ओनली करंट अफेयर गलत हो रही है सर, चाहे हरिशंकर जी इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? वैसे तो देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि है क्या ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। मेन होता है ना, ये प्रॉमिस कर दो फिर ना डिलीवर हो, तो फिर आप ही लोग बोलो कि, है ना, तो वो चीज़ होती है। देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो संथाल रेबिलियन जो हुआ था 1855 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? राजमहल के हिल्स, राजमहल की पहाड़ियाँ। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से राजमहल की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया यार, एक सेकेंड। तो जो हमारा ये राजमहल के हिल्स हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, वो यहाँ पे हैं, ठीक है। ये क्या है? राजमहल की हिल्स हैं ये। पूरा एकदम ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। यहाँ पे आ जाता है मालदा गैप या मालदा फॉल्ट। जहाँ हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू नहीं दिखता है तो उसी को गैप बोल देता है। देन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन होता है नॉर्थ ईस्ट में। ज़रा बताइए। तो राजमहल हिल्स में हुआ था, किसने लीड किया था? 2 ब्रदर्स थे, सिद्धू एंड कन्हू। जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, संताल से। सिद्धू मुर्मू और कन्हू मुर्मू 2 भाई थे, उन्होंने लीड किया था इसको 1855 में। अम्बेडकर जी क्यों इनका वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे महाराजा मेहताब चंद ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, ना कि सूर्य सेन, ना कि स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अम्बेडकर जी के बारे में तो खैर क्या ही कहना, बहुत सारी फैक्ट्स हम याद कर चुके हैं। सूर्य सेन की अगर बात करें तो इन्होंने किसको लीड किया था? चिटगांग आर्मरी रेड को लीड किया था। कब लीड किया था चिटगांग आर्मरी रेड को? तो 1930 में सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। चिटगांग आज कहाँ है? प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है। तो इन्होंने आर्मरी रेड करी थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या फैक्ट पता होने चाहिए?
कि इन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, और नरेंद्र नाथ दत्ता इनका मूल नाम था, और गगाधर चट्टोपाध्याय इनके गुरु का मूल नाम था। बेलूर मठ में उसका हेडक्वार्टर था। कर्म योग, ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, किनकी बुक का नाम है? स्वामी विवेकानंद जी की बुक का नाम है। और कर्म योग हो गया, राज योग हो गया, तो ये इनकी बुक्स के नाम है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे एक मेमोरियल एग्जिस्ट करता है, विवेकानंद मेमोरियल। कहाँ पे, जल्दी से बताएंगे? इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु में। और क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था? ये इसको बोलते हैं करबी अंगलोंग प्लेटिव। करबी अंगलोंग प्लेटिव, जहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया ये हिल्स आती है मेघालय में, मिकिर रेगमा असम में। खासी हिल में ही मौसिन राम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में। गारो हिल्स में वंगाला नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको कि फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं। खासी में नोंग क्रेम और जयंतिया में बहदीन खलाम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? दी अर्थ समिट। और ज़रा एक बता दो कि ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर जो सम्मेलन है, वो किस नाम से भी जाना जाता है? 100 ड्रम सही है। ये सारा सैनी बिल्कुल सही बात है। नीलगिरी हिल्स में, यस 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 यस। रियो डी जनारियो बिल्कुल सही है। शिकागो स्पीच, यस, किसने ऐड किया है? परी चौहान ने बिल्कुल सही ऐड किया है। शिकागो में इन्होंने क्या दिया था? स्पीच दिया था 1893 में, 1893 में। इनकी डेथ कब हुई थी? इन्होंने 39 ईयर्स जो है अपने लाइफ में जिए थे, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं अभी। अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 रियो में हुई थी अर्थ समिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिमला एग्रीमेंट 1972 में कब साइन हुआ था? किसके बीच साइन हुआ था? सॉरी, कब तो क्या हुआ था? 1972 में। एक्चुअल में हुआ क्या था? 1971 में हमें पता है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा गया था। जो बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था वो 1971 में ही हुआ था। अभी आपको पता है बांग्लादेश में विद्रोह हुआ है ना, तख्ता पलट हुआ, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? मिलिट्री कूप। ठीक है, कूप हो गया गवर्नमेंट का। तो जो शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर, उनको हटा दिया गया जबरन। अभी वो आई थिंक इंडिया में ही है, किसी को एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ मोस्ट प्रॉब्ली वो दिल्ली मतलब इंडिया में ही है। और शायद जो ये गाज़ियाबाद में हिंडन एयर बेस है, शायद वहीं पे है वो। ठीक है, तो खैर उनकी जगह कौन आ गया? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के रिगार्डिंग तुम्हें मैंने क्या फ़ैक्ट बताया है, ज़रा बताना तो बांग्लादेश में जो लिबरेशन वॉर हुआ इस लिबरेशन वॉर से क्या किया गया? तख्ता पलट, मतलब 1971 में। और फिर अभी जो तख्ता पलट हुआ ये इसको सेकंड लिबरेशन बोला गया बांग्लादेश का। खैर, तो जब हुआ था तो आपको पता है कि ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था तब। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान, और जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान। तो हुआ ये कि इनको आज़ाद करवा दिया, ये अपना अलग देश बन गया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस समय राष्ट्रपति थी क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की। तो उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था इंदिरा गांधी जी के साथ 1972 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ था। मोहम्मद यूनुस के रिगार्डिंग ये फैक्ट हमें पता है कि ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI, या फिर फादर ऑफ लोकल जो हमारी क्या बोलते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ बाय क्लब ऑफ रोम वॉज पब्लिश्ड इन। तो एक्चुअल में क्लब ऑफ रोम एक था जो रोम के बहुत ही अमीर धनवान लोग थे, तो उन्होंने क्लब बनाया था। और लिमिट्स टू ग्रोथ करके एक बुक टाइप पब्लिश हुई थी, और ये पब्लिश हुई थी अगेन जिस साल ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसी साल 1972 में। ऑप्शन नंबर बी 1972। ठीक है, 1972 में ही बोकारो स्टील प्लांट बना था। किसकी हेल्प से सेटअप किया था? अगर आपको याद हो तो जो सेकंड हमारा 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने 3 स्टील प्लांट को सेटअप किया था। याद आ रहा आपको? 3 स्टील प्लांट्स को स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। कौन कौन से थे ये? हाँ, ये थे आपके राउरकेला था। कहाँ पे था जल्दी से बताइए, किसकी हेल्प से इस्टेब्लिश किया था? राउरकेला था, दुर्गापुर था, और भिलाई था। ना जाने कितनी बार बताया आपको। तो ये हमने USSR यानी रशिया की हेल्प से सेटअप किया था। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में ही है। ठीक है, राउरकेला केला खाया था जर्मनी के साथ, दुर्गा जी की पूजा करी थी UK के साथ, और भिलाई पिलाई करी थी USSR के साथ मिलके USA की। तो USSR, UK एंड
जर्मनी। है कहाँ पे? ये उड़ीसा में। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो तीनों ही 1900। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? ये था आपका 56 से 61। तीनों ही 1959 में इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्रधान राष्ट्रपति, उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। सेकेंड 5 ईयर का गोल क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि तेजी से औद्योगिकरण करना। ये क्या था? गोल था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। 17th, हु इज़ द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंस? इकोनॉमी ऑफ परमानेंस का ऑथर कौन है इस किताब का? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पीसी महालनोबिस ना। पीसी महालनोबिस जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है अभी हम जो लोग कर रहे थे, उसका मॉडल इन्होंने नहीं दिया था, इन्हीं के मॉडल पे बेस था। पहला 5 ईयर प्लान किसके मॉडल पे बेस है ज़रा बताना। और इनको ही आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। थोड़ी गर्दन घुमा लेते हैं, सभी लोग घुमा लेंगे, है ना। ठीक है, तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोलते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले, एक्चुअली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडियन जो है नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा था। देखो, प्लानिंग का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वो दादा भाई नौरोजी ने रखा था, लेकिन वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं था और मतलब ढंग का नहीं था, ठीक है, कैलकुलेटेड टाइप नहीं था। देन फॉर्मल जो पहला कॉन्सेप्ट रखा था नेशनल इनकम का, वो पीसी महालनोबिस ने रखा था। साइंटिफिक अप्रोच किसने दिया था, अगर ये पूछ लेगा नेशनल इनकम का या फिर प्लानिंग का, तो ये क्या आप उत्तर दोगे? साइंटिफिक अप्रोच किसने दिया था प्लानिंग का? तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जेसी कुमार अप्पा। अमर्त्य सेन जो है ये भी इकोनॉमिस्ट है, 1998 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। साइंटिफिक अप्रोच दिया था VKRV राव। VKRV राव ने साइंटिफिक अप्रोच दिया था, ये चीज़ मत भूलना। इन्होंने ही इंडियन इकोनॉमी को 2 सेक्टर में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। वैसे तो हम पढ़ते हैं मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेकिन इन्होंने 2 सेक्टर में डिवाइड किया था VKRV राव ने, ठीक। और दादा भाई नौरोजी ने पोवर्टी का भी कॉन्सेप्ट रखा था। बाकी तो यार सब कितना ही पढ़ोगे कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने स्थापना करी थी 1866 में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। रस्ट गुफ्तार उन्होंने निकाला था। और पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया उन्होंने किताब निकाली थी, जिसमें कि ड्रेन थ्योरी की उन्होंने बात करी थी, किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो लूट रहे हैं इंडिया को। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड एज। तो प्रत्येक किडनी में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? जयंता, ममता, तनु, शर्मा जी, लूना, सबका सही है। नेफ्रॉन, 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 यस। रजनी सुधर जाओ वरना बहुत बुरा कुटोगे किसी के हाथ से। कैसे यार बच्चों जैसी बातें करते रहते तुम लोग, हैं? बहुत कुटोगे, मार खा जाओगे, लड़ जाओगे। अभी हमारे कानपुर में काका देव करके जगह है, वहाँ पे क्या है, मतलब कोचिंग हब है। अभी कल की न्यूज़ है, 2 छात्रों के गुटों में तगड़ी भयंकर लड़ाई हुई कल। किस बात को लेके? फीस इसका कुछ लेना देना था उस बात को लेके। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं मयंक कश्यप, बिल्कुल सही है। पीसी महालनोबिस को पहला जो था 5 ईयर प्लान वो हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। और इनका जो जन्म दिवस है 29 जून को, उस दिन हम मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे, है ना। यस, कॉमन पढ़ के हंसते। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा तुम लोग के कमेंट देख लेते हैं, है ना, अगर जैसे थोड़ा सा मूड लाइट करना होता है। तो नेफ्रॉन्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। होता क्या है इसमें, ये आपका ग्लोमेरुलस होता है, जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बोमैन्स कैप्सूल होती है पूरी। इसमें ग्लोमेरुलस में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड होता है वो प्योरीफाई होता है। ब्लड प्योरीफिकेशन का मतलब उससे सॉलिड वेस्ट निकाला जाता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करने का काम वो तो लंग्स का होता है, फेफड़ों का ऑक्सीजन डालने का काम, लेकिन उससे सॉलिड वेस्ट हटाने का काम नेफ्रॉन का होता है। जिनका ये किडनी ढंग से काम नहीं करता, उनका फिर क्या करवाना पड़ता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है ना, डायलिसिस करवाना पड़ता है उनका। तो यहाँ पर नेफ्रॉन होगा। अगर हम बात करें न्यूरॉन, तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है,
ये आपका न्यूरॉन इसका बेसिक यूनिट है। न्यूरॉन यू शुड नो इट इज़ द लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल। सबसे बड़ी जो सेल है ह्यूमन बॉडी में वो अंडाणु होता है जिसको ओवम बोलते हैं फीमेल्स में। तो मेल में क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। अच्छा, शॉर्टेस्ट हमारी सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? स्पर्म होती है, शुक्राणु। वो मेल में होती, फीमेल में होती नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ओवरऑल लॉन्गेस्ट की बात करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। तो न्यूरॉन में क्या होता है ये होता है जो आपका, चलो यार, ठीक है, ये होता है आपका न्यूक्लियस। ये होते हैं आपके डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट होता है। ये साइटन होता है जिसको सेल बॉडी बोलते हैं। ये न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं से छोटे 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 क्या जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इनका नाम शुरू होता है, हम बता दें क्या? इसका नाम उस लेटर से शुरू होता है जिसका रीजनिंग में कोड होता है 14 बताओ जल्दी से। ठीक है, ये होती है आपकी एक्सन। ठीक है, लंबी सी पूंछ। यहाँ पे होता है ये जो कवरिंग होता है, इसको बोलते हैं क्या? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। यहाँ पर जो बीच बीच में गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रणवीर। रणवीर नहीं, रैनवियर। ठीक है, ये होते हैं आपके एक्सन टर्मिनल। ये होता है आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है निस्ल बॉडी, निस्ल ग्रैन्यूल या निस्ल बॉडी। वैसे हम देखते हैं कि सेल में कौन इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में? राइबोसोम होता है, लेकिन राइबोसोम नहीं होता है यहाँ पर, निस्ल बॉडी होता है यहाँ पर, ध्यान रखना। हाँ जी, ये टॉपिक से बहुत नफरत है। अच्छा अच्छा, सारी टॉपिक से तुमको नफरत रहती है ना। चलो, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जरा बता दो, खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसको हम कैसे याद करते हैं? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएटेड? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कब बनी? तो ये बनी थी आपकी IAEA। कब बनी थी? ये बनी थी 1957 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। अच्छा, 1857 का जिक्र हुआ था वहाँ पे संथाल वाले रेबेलियन पे। तो वो मैंने मतलब करवाया नहीं, मतलब अभी नहीं करवाया क्योंकि वो मैं करवा चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? 1857 हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अपने रिवीजन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, मतलब अगर आप उतना ही रिवीजन कर लो उतना ही। अभी 15वें लेक्चर पे हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें हमारी डन हो चुकी हैं। वर्ली फोक पेंटिंग, ये भी आई थिंक मैं करवा चुका हूँगा पक्का कहाँ की है? मणिपुर, ये जो मिज़ोरम वगैरह है ना, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट पेंटिंग चलती है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं थांका। ठीक, आंसर होगा वर्ली। बांद्रा वर्ली सीलिंग भी आपने सुना होगा, महाराष्ट्र। कमेंट में अच्छा बताएंगे कि कलामकारी कहाँ है? कलामकारी कहाँ देखने को मिलती है? रिवीजन टाइप हो जाएगा आपका। काली घाट कहाँ देखने को मिलती है? पट्टचित्र कहाँ देखने को मिलती है? फाड़ पेंटिंग कहाँ देखने को मिलती है? फाड़, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कलामकारी आंध्रा, काली घाट वेस्ट बंगाल, पट्टचित्रा उड़ीसा, फाड़ पेंटिंग राजस्थान। ठीक, और मधुबनी तो यार सबको पता है, मधुबनी रीजन ऑफ कहाँ की? मधुबनी कहाँ की है? जल्दी से बताओ सबको, ये तो अक्खा इंडिया को मालूम है। कहाँ की है? बिहार की। हैप्पी छठ पूजा। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज कॉल्ड एज। ये भी आई थिंक मैं आपको बता चुका होऊंगा, ये मैंने आपको बताया होगा क्या? जो मैंने आपको बताया होगा, रेवेन्यू रेसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन आई वुड हैव टोल्ड यू कि टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रेसीट को घटा दीजिए, बजटरी डेफिसिट आ जाता है। लेकिन ये हमेशा ज़ीरो आता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग को भी डाल देती है। जो खरीदारी करती है तो वो रेसीट में आ जाता है, तो जितने का घाटा होता है उतना का बोरो कर लेती है सरकार, तो जो डेफिसिट घाटा दिखता है वो ज़ीरो दिखता है। लेकिन अगर उससे हम बोरोइंग को हटा दें तो उसी को हम फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर
माइनस टोटल रसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को हटा देना। इसको रिप्रेजेंट करने के नाना प्रकार हैं, नाना प्रकार मतलब अनेक प्रकार हैं, जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, रेवेन्यू रसीट प्लस कैपिटल रसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, या फिर नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रसीट, किसी भी तरह से लिखा जा सकता है उसको। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राथमिक घाटा। ये होता है फिस्कल डेफिसिट में अगर हम क्या घटा दें? इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ब्याज भरती है जो लोन लेती है उस पर, तो ब्याज को हटा दीजिए राजकोषीय घाटे से तो प्राथमिक घाटा आ जाता है। और एक चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ चीज़ें रैंडम फेंक रहा हूँ मैं आपके सामने, बताइएगा लोन किस उसमें आएगा? लोन बता दीजिएगा। लोन पे जो इंटरेस्ट चढ़ता है वो किस में जाएगा? ठीक है। ग्रांट किस में जाएगा? जो अनुदान दिया जाता है वो किस में जाएगा? और सैलरी और जो वेजेस दिए जाते हैं वो किस में आएंगे? और आपका जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, जो डेवलपमेंटल पर्पज से दिया जाता है, ये किस में चढ़ेगा? तो लोन चढ़ेगा कैपिटल वाले अकाउंट में। तुम लोन लोगे, कैपिटल रसीट। लोन चुकता कर दोगे या लोन किसी को दोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट रेवेन्यू वाले में, इंटरेस्ट भर रहे हो, ब्याज भर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ब्याज मिल रहा है, रेवेन्यू रसीट। ग्रांट, ये भी रेवेन्यू में आएगा। सैलरी वेज, ये भी रेवेन्यू में आएगा। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये आ जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजकोषीय। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय है ये, ठीक है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन हमारी क्या थी? पहली एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक क्या करती हैं? सर कांट अटेम्प्ट टेस्ट 4 ऑन दी ऐप। अच्छा, तो एंटीबायोटिक करती है बैक्टीरिया वाली डिजीज़ को ऐसी तैसी कर देती है। वो क्यों ऐसी तैसी कर देती है? कैसे ऐसी तैसी कर देती है? क्योंकि बैक्टीरिया लोग क्या होते हैं, बड़े खतरनाक टाइप होते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है जरा बताना? ये बनी होती पेप्टिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की। और इसकी जो आउटर जो स्लाइम लेयर होती है, जिसकी लेयर बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। जो स्लाइम लेयर इसकी होती है ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर होती है, ध्यान रखना ये। तो क्या करता है जो पहले हमारा ये एंटीबायोटिक होता है, ये बनाने ही नहीं देता है, सेल वॉल बनाने ही नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए एंटीबायोटिक वायरल वाली जो वायरस की वजह से होने वाली बीमारी में कारगर साबित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वायरस तो सेल वॉल बनाता ही नहीं है। वायरस तो हमारी एक नॉन लिविंग एंटिटी होती है। वो खुद को मल्टीप्लाई तभी कर पाती है जब उसको होस्ट सेल मिलती है। चार्ल्स डार्विन को तो हम जाते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देने के लिए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था इन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। किससे? पेनिसिलियम नाम का जो मोल्ड था, यानी कि एक तरह का फंगस से बनी है। तो फंगस हमेशा कोई गलत चीज़ नहीं होती है। फंगस हमारा यूज़ में भी होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बन गई। मशरूम, ये भी एक आपकी फंगस ही है। लेकिन जो ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको हम राइजोपस के नाम से जानते हैं, ये जो ब्रेड में फंगस लगती है उसको बोलते हैं राइजोपस। जरा बताना इसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? ठीक है, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट जो होते हैं, ये सब एक तरह के फंगस होते हैं हमारे। ग्रेगर मंडल, जो जोहान ग्रेगर मंडल, तो इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं इनको। और इन्होंने ही जो पी प्लांट होता है, जिसको कि हम पीसम सातवियम के नाम से जानते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स दिया था। इन्हीं के नाम पे ही मतलब इन्होंने ही लॉज दिए थे, जिनको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। लुइस पास्चर, तो पास्चराइजेशन जो हम सुनते हैं वो इन्होंने दिया था। पास्चराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी लिक्विड को, जैसे दूध वगैरह को आपने देखा होगा, पास्चराइज्ड मिल्क, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में ये हीटेड है, जिससे कि ये बैक्टीरिया फ्री है, ठीक है। इसमें होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, जिसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है चाइटिन। और इसी से ही जो हमारा आर्थ्रोपोडा होता है, जो सबसे बड़ा फाइलम होता है, आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, वो इसी का बना होता है। चाइटिन, काइटिन, चिटिन, चिटुन, जो भी बोल लो, बोलने के लिए थोड़ी ना आएगा। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे बड़ा क्लास इसमें इंसेक्टा का होता है। सीलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बस
डैश इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। डैश 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या है? समरूप मिश्रण है। जल्दी से बताइए। क्यों नहीं मेरा कमेंट का रिप्लाई कर रहे हो सर? कोई दुश्मनी है क्या आपसे? रजनीश सिंह। भूल गए रजनीश तुम हैं? याद करो, आज से 10 साल पहले की बात है जब तुमने मेरा टेबल टेनिस का बैट चुरा लिया था। वो दुश्मनी है और तुम पूछ रहे हो दुश्मनी क्या है? भूल गए वो दिन तुम जब तुमने मेरा टेबल टेनिस का बैट चुरा क्यों? अ डैश इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सोल्यूशन। तो हमने पढ़ा था होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कि जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। हीट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हीट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल साइज 10 नैनोमीटर से बड़ा होता है और इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है। अब होमोजेनियस मिक्सचर के हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको टिंचर ऑफ आयोडीन दिया है। अच्छा, कमेंट में ये बताओ जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है वो किन 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है? और आपका इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो एलॉय होता है हमारा, मिश्र धातु होती हैं, वो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन होते हैं, वो भी सोल्यूशन होते हैं। क्या आपको पता है? एलॉय भी सोल्यूशन होते हैं। इसको भी मैं आपको डीप में आई थिंक करवा चुका हूँ। कमेंट बताओ होमोजेनस और हीट्रोजेनस में कौन स्टेबल होता है, कौन टिंडल इफेक्ट को शो करता है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है जहाँ पर आप आयोडीन को एज आ सल्यूट लेते हैं और इसको मिलाते हैं किसमें? इसको मिलाते हैं आप इथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल, जो भी आप बोलो, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल जो एक सेम ही चीज़ है, C2H5OH। तो इसमें क्या होता है, इसको हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट लेते हैं तो वो होता है हमारा। और सस्पेंशन हीट्रोजेनस मिक्सचर होता है। आपका स्टेबल होता है होमोजेनस मिक्सचर, ये स्टेबल होता है और टिंडल इफेक्ट आपका हीट्रोजेनस शो करेगा। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं। कमेंट में अच्छा ये बताओ, क्या मैंने आपको मिक्सचर को अलग करने की जो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं वो पढ़ाई हैं कि नहीं पढ़ाई हैं? एक बार आप कंफर्म कर सकते हो क्या? अच्छा बताओ तब तक आप लोग। ठीक है, प्लीज़ सर रिप्लाई। मैं आपकी वाइफ के कसम और आपका स्कूल वाला आशिक का भी BSF HCM का GK जी स्टार्ट करो। भैया रजनीश सिंह, अब नई नई रोज़ वैकेंसी आती रहेंगे तो क्या हम रोज़ रोज़ नया स्टार्ट करते रहेंगे? दिन में तो हमारे पास लिमिटेड ही घंटे हैं ना, हर किसी के पास लिमिटेड घंटे होते हैं। अब मैं तुमसे बोल दूँ BSF का, BSF की पढ़ाई करो, रेलवे की पढ़ाई करो, SSC का फॉर्म है SSC की पढ़ाई करो, तुम किस किस की पढ़ाई करोगे? तुम पढ़ाई करोगे सिर्फ एक चीज़ की, एग्ज़ाम निकलेंगे मल्टीपल, लेकिन अगर सबकी तुम उसमें पढ़ाई करने चले गए तो एक भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो मास्टर पढ़ा रहा है उसको पढ़ते रहना चाहिए शिद्दत के साथ, फिर मल्टीपल एग्ज़ाम निकलेंगे। मास्टर कभी इस तरह से नहीं कि ये चीज़ उसमें नहीं आएगी उसमें नहीं आएगी। ठीक है, आप पढ़ो तो पहले। ठीक है, केमिस्ट्री के 1 शॉट में करवाया था। अच्छा, केमिस्ट्री के 1 शॉट में तो हाँ करवाई ही होगा आपको। चलो तो खैर, एलॉयज़ होते हैं। और अच्छा, इसी के बीच में होते हैं हमारे कौन? कोलाइड्स होते हैं। कोलाइडल विलियन बोलते हैं, जो 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। जरा ये बताओ, इनको होमोजीनस ट्रीट करते हैं हीट्रोजीनस? क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं? और इनमें हाँ, इनके एग्जाम्पल दे दो बस। 24th, टोटल 26 क्वेश्चन है बस। 25 या आई थिंक 25 ही क्वेश्चन है आज, 25 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है भैया? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों की काटना। रिफॉरेस्टेशन फिर से लगाना, विजिटिंग द फॉरेस्ट, टेकिंग केयर ना, प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलॉइड क्या होते हैं? कोलॉइड होते हैं, इनको हीट्रोजेनस मिक्सचर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। दीज आर हीट्रोजेनस मिक्सचर। कोलॉइड की बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज होगा। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो स्टार्च हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा इसका एग्जाम्पल कोलॉइड का। और क्या ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है? बिल्कुल। अगर हम हीट्रोजीनस ट्रीट कर रहे हैं तो टिंडल इफेक्ट बिल्कुल शो करेगा। इसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट की जगह। सल्यूट की जगह डिस्पर्स्ड फेस, सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्जन मीडियम। और हमें पता होना चाहिए एरोसोल क्या होता है, सॉलिड, ठीक है, फोम क्या होता है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस। इन एंशियंट टाइम्स अ पर्सन वॉज वेट, उसका वेट होता था अगेंस्ट अ कमोडिटी, एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट कमोडिटी वॉज ऑफर्ड एज डोनेशन, और उतना ही डोनेशन में दिया जाता था। इस प्रैक्टिस को क्या बोलते थे? तुल भरा बोलते थे, जल्ली कट्टू बोलते थे, ठिमिठी बोलते थे, या फिर सर बायो का 1 शॉट करा दीजिए। मयंक जी आप एक काम कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए है ये कि बायो क्या, देखो है क्या, मैं कुछ नया तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा पढ़ा नहीं दूंगा,
वन शॉट करवा रखा है। बायो का भी कुछ ही महीने पहले, एक डेढ़ 2 महीने पहले करवाया है। प्लीज़ सर उसको कर लीजिए मल्टीपल टाइम्स। मैंने बायो का एक थ्योरी वाला भी करवाया, एमसीक्यू वाला भी करवाया। आप पहले थ्योरी वाला कर लो बैठ के, पूरा एमसीक्यू वाला कर लो, उसको मल्टीपल बार रिवाइज कर लो, फिर तुम मुझे बताना कि हाँ अब नीड हमें पड़ रही है। आपका हो जाएगा उससे आराम से, आप करिए। तो फिज़िक्स का मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री का तो करवा ही दिया मैंने, बायो का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सब कुछ सारे के वन शॉट करवा रखे हैं। ठीक है, जल्ली कट्टू तो यार हो नहीं सकता। जल्ली कट्टू क्या होता है? ये एक हमारी वो होती है, बुल फाइट होती है। ठीक है, जो कब होती है, कौन से फेस्टिवल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु का कौन सा सबसे मेजर फेस्टिवल है? तो तमिलनाडु का सबसे मेजर फेस्टिवल है पोंगल। पोंगल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा पोंगल का मतलब क्या होता है? तो पोंगल फेस्टिवल होता है, तो पोंगल का जो थर्ड डे होता है, तीसरा दिन, उसमें मनाया जाता है। तुलभद्रा यहाँ पे सही आंसर होगा। इसका मतलब होता है पोंगल का टू बॉयल, मतलब उबालना। ठीक। चलो, तो क्लियर है। बस ख़त्म होता है हमारा लेक्चर। एंड जिन लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन लोगों को चाहिए कि नहीं हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो ये एक बैच बना हुआ है अलग से, हाथ से लिखे हुए सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में नोट्स के। ठीक है, डिजिटल नोट्स हैं ये, मतलब कि पूरा आईपैड वगैरह में बने हुए हैं, तो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो कुछ क्वेरी वगैरह, तो क्वेरी नंबर है, वैसे तो क्या ही क्वेरी होगी, फालतू में यार मैसेज मत करना, क्योंकि मेरा नंबर नहीं है ये। ठीक है, मेरा नंबर नहीं है वो। ठीक है, और बाकी हैप्पी दिवाली सभी को। ठीक है, थिमिती, क्या थिमिती फेस्टिवल होता ही है। थिमिती भी तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है सर। ठीक है, तो पुल्लीकली, थिमिती, ये सब फेस्टिवल होते हैं आपके। ये पुल्लीकली हो गया, थिमिती हो गया, पोंगल हो गया, तो ये सब फेस्टिवल होते हैं, ध्यान रखना। ये सब कहाँ के हैं? ये सब तमिलनाडु के हैं। ठीक है, पुल्लीकली तो आई थिंक तमिलनाडु और केरल में भी होता है, मेनली केरल में होता है, थिमिती तमिलनाडु में होता है। ठीक, चलिए, तो क्लियर है सभी को। तो नोट्स आप यहाँ से ले सकते हैं परमार अकेडमी ऐप से। और कोई वन शॉट नहीं होगा सर? अनिर्बान दास, और कोई वन शॉट का मैं ये सोच रहा हूँ भाई, पीवाईक्यू सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं। वन शॉट तो मैंने पहले भी करवा रखे हैं। ठीक है, हैप्पी दिवाली बिल्कुल सभी को। और कोई वन शॉट का अभी तो यार एज सच नहीं है इमीडिएट, अगर मैं बात करूँ तो आप बायो वगैरह के जो मैंने पहले करवा रखे हैं उन्हीं से करिए। पीवाईक्यू सीरीज़ ही अभी वो कंटिन्यू होगी। टीआरपी गेमर्स क्यों अपलोड करना है मेरा वीडियो है? क्यों अपलोड करो है? ख्याली पुलाव, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड 2 पॉइंट, तो पॉइंट होता है, तो 181 लैटिट्यूडनल सर्कल कैसे होते हैं? इट्स सोनो बेटा, कहाँ से तुमने अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है? लैटिट्यूडनल सर्कल 181 होते ही नहीं है, 179 होते हैं। ठीक है, 2 हटा देते हैं वो, इसीलिए टोटल लैटिट्यूड होते हैं 181, लैटिट्यूडनल सर्कल होते हैं 179। छठ पूजा सर, छठ पूजा का ऑफ रहेगा क्या? 53 नहीं, छठ पूजा का ऑफ नहीं रहेगा। फर्स्ट मतलब सॉरी, मंडे से क्लासेस फिर से रिस्टार्ट होंगी 3.0 बैच की। 4 दिन की छुट्टी है आपकी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, 4 दिन की छुट्टी है। बाकी टेस्ट वेस्ट तो होगा, टेस्ट वेस्ट तो दे ही सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि बस सुबह उठे ले भैया अब तो पढ़ाई नहीं करेंगे, कल भी सुबह उठे चलो ठीक, कल तो दिवाली है, परसों भी सुबह उठ रहे हैं, नहीं हम तो सो रहे हैं, सीधे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। मतलब इतना भी मत वो कर लेना कि अब अगले दिन से मंडे से यार क्या ज़िंदगी थी भाई, 4 दिन, ऐसी ज़िंदगी रोज़ क्यों नहीं मिलती है? छोड़ो यार पढ़ाई लिखाई, इसी ज़िंदगी में मज़े हैं। ऐसे नहीं है, ठीक है, उसमें ज़िंदगी मज़े नहीं है। वो एक्चुअली होता क्या ना, जैसे मान लो तुमको हम पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाएं, फेसबुक चलाएं, और फिर तुमको पढ़वाएं ना, मज़ा आएगा तुमको। ये मैं मानता हूँ कि उतना मज़ा नहीं आएगा जितना इंस्टाग्राम चलाने में। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, खट उंगली सरकानी होती है, और एकदम मज़ेदार चीज़ें, एकदम तड़कती भड़कती चीज़ें जो हैं आती जाती हैं, एकदम मन खुश हो जाता है। लेकिन देखने के बाद मन किलस जाता है तुम्हारा कि भाई मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं। तो वो जो अगर मन किलसाना नहीं ना आपको, तो फिर क्या? फैमिली के टाइम साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बहुत चला लो, पढ़ाई भी थोड़ी सी कर लो, है ना। हाँ जी, तो आंध्र प्रदेश का पोंगल, नहीं 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 नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं आस्था जी, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में होता है, सदर्न पार्ट में, मेनली तमिलनाडु का है। हो जाता है आंध्र प्रदेश में, मेनली तमिलनाडु का है। सर खोआ खा के गला ख़राब हो गया है क्या? खोया तो यार नहीं खाया मैंने, खोया नहीं खाया है। तुम लोगों ने बोल दिया था ना क्लास में ना मत खाना, तो नहीं, फिर
कॉपीराइट मत देना सर प्लीज़। और ये जो किस लेते हुए जो ये भयंकर इमोजी बना रहे हो ना बेटा, मैं इसमें पिघलूंगा नहीं, ध्यान रखना तुम टीआरपी गेमर्स, कि तुमने किस वाले इस इमोजी बना दिया तो मैं पिघल गया कि अरे लड़का है, डाल लेने दो वीडियो इसको। ध्यान से सुनना तुम, घर में आ गए तुम्हारे हम, ठीक है, और पहले तुम्हारे घर की मिठाई खाएंगे हम, अभी तुम्हारी शिकायत करेंगे तुम्हारी मम्मी से। 0 डिग्री इक्वल टू 360 लॉन्ग, क्या बोल रहे हो सोनू? 0 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सर नेक्स्ट क्लास आरबी एनटीपीसी होगी होगी होगी। नेक्स्ट क्लास आरबी एनटीपीसी के देखते हैं, शेड्यूल हो जाएगी। चलो भाई, केमिस्ट्री एफ आर बी, ओके ओके ओके। चलो भाई, हैप्पी दिवाली सभी को। पता नहीं भूख क्यों लग रही है यार मेरे को यार आज, हैं? जाता हूँ जल्दी से, मिठाई उठाई खाता हूँ। पता है हमने अब झालर भी पता है किस उसकी लगवाई कलर की, मजेंटा कलर की। जिस उसमें नोट्स है ना मजेंटा कलर में, उसी कलर की मैंने झालर भी लगाई। सारा मजेंटा मजेंटा होना चाहिए भाई। चलो भाई यार, सभी को हैप्पी दिवाली। जाके झालर वाला लगाओ, लगा ली होगी तुमने तो, वैसे तो तेज लड़के हो तुम। हम तो अभी लगा के आ रहे हैं, पता है तुम्हें? क्लास के पहले पूरा सब काम ख़त्म करके आ रहे हैं, कंटेंट बनाया, फिर झालर भी सब कुछ, झालर बच गई एक्स्ट्रा वापस करके आए। सबरा काम करना पड़ता है यार, समझ रहे हो तुम दर्द को? चलो भाई, मिलते हैं जल्दी। हैप्पी दिवाली, फड़ाका